हेलो प्यारो, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम को हम नाम देते हैं रिड्यूस जोन स्कीम। सॉरी एक्सपेंडेड, इट इज़ नॉट रिड्यूस्ड, इट इज़ द एक्सटेंडेड जोन स्कीम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आज हम इसके पीछे की ओरिजिनेशन को जानेंगे कि ऐसा डायग्राम कैसे बना, और साथ ही साथ इसके अलावा जो और दो जोन स्कीम्स हैं, जैसे कि एक है पीरियोडिक और एक है रिड्यूस्ड, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी जो शुरुआत होती है वो हम लोग करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन से। मैंने कल आपके साथ एक बात डिस्कस की थी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को फ्री मानते हो क्रिस्टल के अंदर, तो जो E होता है दैट इज़ द h²k²/2m। तो E और k² के बीच में एक रिलेशन जो होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पैराबोलिक स्कीम। तो फ्री पार्टिकल के लिए अगर हम रिलेशन लिखें, बनाएं, तो इनकी ज़रूरत नहीं है इस तरह के रीजन्स की। आपके पास जो डायग्राम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसा होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराबोलिक हो जाएगा। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। सपोज दिस तरह का है डायग्राम। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ इट। ओके, लगभग सिमेट्रिक ही बना है यहाँ पर। दिस इज द E एंड दिस इज द K। इस तरह का डायग्राम आपके सामने बनेगा। दिस इज फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हो क्या रहा था, जैसा कि मैंने आपके साथ हिस्टोरिकली बात बताई थी कि जिस समय क्रोनिंग पेनी 1930 में क्रोनिंग पेनी का पेपर आया था, 31 दिसंबर में आया था, दिसंबर 30 या जनवरी 31 में आप कह सकते हो। तो क्या हुआ था उसी साल 1930 में ही हाइजनबर्ग का एक और स्टूडेंट था जिनका नाम था, इफ़ एम नॉट गलत मैं अगर नहीं बोल रहा हूँ, उनको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, रूडी पेरेल्स। तो रूडी पेरेल्स जो थे उन्होंने भी एक बहुत ही आइकॉनिक फिगर, एक आइकॉनिक थ्योरी उन्होंने वर्कआउट की, और एक बहुत ही यूनिक तरीके से उन्होंने एक और डिस्पर्सन कर्व दिया था। तो वो डिस्पर्सन कर्व जो था उसको आप कहते थे कि इट इज नियर फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए है, नियर फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने एक अपनी थ्योरी प्रपोज की थी। अब वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस, ब्रिलियन जोन वगैरह की थ्योरी से वो ओरिजिनेट होता है, लेकिन हमें उतना एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं पढ़ना है, तो हम उसको कैसे उन्होंने डेवलप किया था उसके बारे में नहीं जाएंगे। वो एक तरह से पर्टर्बेशन थ्योरी है जिसके थ्रू श्रोडिंगर की पर्टर्बेशन थ्योरी से उसको उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन उसका असर क्या हुआ वो मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर इस पूरे K की वैल्यू पर जब हम नियर फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो इस पूरे K रीजन को हम इस K की वैल्यूज़ को कुछ रीजन्स में बटा हुआ मानते हैं। जैसे एक रीजन तो 0 है, एक रीजन ये है जिसकी वैल्यू π/a आएगी, एक रीजन मान लो यहाँ है 2π/a आएगी, एक यहाँ है 3π/a आएगी, एक यहाँ है 4π/a आएगी, ऐसे ही -π/a। ये कहाँ से आएंगी ये हम क्रोनिंग पेनी मॉडल से भी अभी देख लेंगे, अभी हम उससे भी इसको कंपेयर करके देख लेंगे। ऐसा हुआ तो अब आप सोचो यहाँ पर आपने कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी। सपोज इस तरह से कुछ लाइनें जोन को दिखाती सीधी लाइनें हैं ये, जैसे भी मुझसे ड्रॉ हो पा रही है कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ इन्होंने ड्रॉ कर दिया। ये इसको थोड़ा सा और हम ऐसे बना दें तो ये ऐसा पैराबोला है इस तरह का। ऐसे इधर भी है, कट हो रहा है, इधर भी कट हो रहा है, यहाँ पर भी इस तरह से कुछ कट हो रहा है। अब देखो नियर फील्ड अप्रॉक्सीमेशन में क्या हुआ था, नियर फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन में, कि इस पर्टिकुलर जगह पर आपका जो कर्व था ये ऐसे आकर के यहाँ पर हल्का सा ऐसे बेंड हो गया। तो आप देख रहे हो जो इसका ओरिजिनल पाथ था इससे थोड़ा सा बेंड हो गया। ऐसे ही ये वाला जो रास्ता था वो यहाँ आने से आते आते ऐसे हो गया इस तरह से। तो आप इस बात को देख पा रहे हो, ये ओरिजिनल ये जो पहले हमने बनाया था वो ओरिजिनली फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए पैराबोला था, लेकिन इस बाउंड्री पर यहाँ पर थोड़ा सा ये डेविएट हो गया, थोड़ा सा ये डेविएट हो गया। ऐसे ही जब यहाँ पहुँचा कर्व तो थोड़ा सा अपने रास्ते से ऐसे डेविएट हो गया, और ये वाला जो कर्व था ये अपने रास्ते से आया और ये ऐसे डेविएट हो गया। तो यहाँ पर डेविएशन का जो गैप था
वो इतना था, यहाँ डेविएशन का गैप थोड़ा ज़्यादा था। ऐसे ही जब ये इधर गया तो ये ऐसे डेविएट हो गया, और जब इधर से आया एक कर्व तो ऐसे डेविएट हो गया। यहाँ पे जो गैप था ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। तो अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाएं तो जैसे ये ग्राफ है, ऐसे ये हल्का सा डेविएट हुआ, ये यहाँ पर हल्का सा डेविएट हो गया, ओके। यहाँ पे गया तो ये ऐसे करके थोड़ा ज़्यादा डेविएट हुआ, ये भी थोड़ा ज़्यादा डेविएट हो गया। फिर यहाँ पर गया तो ये थोड़ा ऐसे डेविएट हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा डेविएट हो गया, इस तरह कुछ हो गया। तो अब अगर हम इस ग्राफ को बनाएं तो आपको ये हटा देना पड़ेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाला अप्रॉक्सीमेशन था उसको आप हटा दोगे अगर, तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप कोई किताब इसकी देख रहे होंगे तो उस किताब में या इस तरह के ग्राफ आपको दिखाया जाएगा, इस तरह का ग्राफ आपको दिखाया जाएगा। तो आपको अभी तो खैर थोड़ा यहाँ से डिसबैलेंस हो गया है, ये जो पूरा हिस्सा होता है ये थोड़ा सा तिरछा सा बन गया है, ऐसे बन गया है। बट मेरा आज इसको बताने का जो अभी पर्पज़ ये है कि कैसे इन जगहों पर ग्राफ अपनी जगह से डेविएट होते हैं, कैसे यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी से जो आप देखते हो ये कैसे आती है, हम इसके बारे में आपको बताना चाह रहे थे। अभी जब हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे, आप बनाएंगे इसको, तो आपको वो सारे वैल्यूज़ दिखा देंगे कि वो सब बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से होता है। और ये जो कुछ भी यहाँ पर गैप होता है, ये गैप क्रॉनिक-पेनी मॉडल से भी हमको दिखाई पड़ता है। तो अगर ये हम बताना चाहें कि ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ रूडी पेरेलस का जो ग्राफ था, उस ग्राफ में उन्होंने एक दूसरी थ्योरी का इस्तेमाल करके एनर्जी में कुछ डिसकंटिन्यूटी दिखी, और ये डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पिछले बार क्रॉनिक-पेनी मॉडल में हम लोग देख रहे थे कि कुछ एनर्जी वैल्यूज़ के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन फुलफ़िल करता है और कुछ एनर्जी वैल्यूज़ के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन फुलफ़िल नहीं करता। तो वो जो फुलफ़िल नहीं करता है वो एनर्जी एक गैप के फॉर्म में हमारे सामने रहती है, दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी बैंड गैप। तो ये हमारे पास कर्व है। अब मैं जल्दी से इस कर्व को, अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग गया हो कि कैसे इन बाउंड्रीज़ पर ये कर्व डेविएट हो जाता है, तो अब हम जल्दी से एक कर्व यहाँ पर बना लेते हैं और फिर क्रॉनिक-पेनी मॉडल को भी यहीं पर ग्राफ बना करके आपको दिखा देंगे कि उसके जो गैप हैं और इसके गैप जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे ये है हमारे पास, सपोज this is k value. तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से आप देखोगे, और ये जो कुछ भी पैटर्न था, ये मोटे मोटे तौर पर आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो पूरा पैटर्न था ये इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने ये जो दिखाया है ये वाला, दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने का पैराबोला है। और ये जो हमारे पास
जो दिख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये जो पूरा है ये वाला, दिस इज एज पर द पैलेस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, ये ऐसे। और यहाँ आपको डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। तो अगर आप इस डिसकंटिन्यूटी की बात करो, अगर मैं इस डिसकंटिन्यूटी की बात करूँ, तो डिसकंटिन्यूटी इज corresponding to a energy band. This discontinuity is energy band. This is another discontinuity which is also energy band. This is also energy band. Similarly यहाँ पर भी है और ये हमारा energy band है। This is our energy band. ये तो हमारे पास ये energy band है। ये जो है ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड है, ऐसे ही बैंड्स होंगे। और ये जो हिस्से हैं, दिस इज अलाउड एनर्जी बैंड्स। अब आपको अगर लग रहा हो कि बैंड क्यों कह रहे हो, तो हम आपको एक बार चीज़ बता देते हैं अभी। अब हम इसको तुलना करते हैं अपने कॉनिंग-पेनी मॉडल से। कॉनिंग-पेनी मॉडल में हमने कैसे बनाया था कि आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ था, ये के का था, ये फंक्शन ऑफ ई का था, जिसका मतलब होता है पी साइन अल्फ़ा ए बाई अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए, जिसकी वैल्यू मैंने आपसे कही थी कि +1 हो सकती है, -1 हो सकती है। यहाँ आपका ग्राफ कुछ इस तरह का था, इस तरह ग्राफ बना था। ऐसा करते हैं, इसी को हम रोटेट कर देते हैं, मतलब ये वाला एक्सिस एक्स पे कर देते हैं और के को हम उधर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने का फ़ायदा हमारे सामने क्या होगा कि हमारा जो ये जो पूरा कर्व है ये ऐसे पलट जाएगा। तो देखो मैं कैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताइएगा इसको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप जो है ये करना चाह रहे हो कि सपोज़ आपने ये एक्सिस कर दी एफ ई की और ये एक्सिस जो है वो आपकी के की है। और हम यहाँ पर सपोज़ ये है -1, ये है 0, ये है +1, तो इसके लिए एक वैल्यू है, इसके लिए ये 0 वैल्यू है। अब क्या हो रहा था कि आपका जो ये ग्राफ था कॉनिंग-पेनी मॉडल का, वो कुछ ऐसा हो रहा था, वो कुछ ऐसे था, इस तरह से, और फिर यहाँ से होकर के फिर ऐसे, और फिर वो ऐसे, ये करके फिर ऐसे, फिर इस तरह से, इस तरह ग्राफ था। तो इस हिसाब से आपके पास क्या दिख रहा था, आपके पास ये जो वैल्यू थी और जो ये वैल्यू थी, ये क्या दिखा रही थी, एनर्जी, ये दिखा रहा था एनर्जी बैंड। ये जो हिस्सा था दिस इज अलाउड वैल्यूज़, यानी कि ये दिखा रहा है कि इतने के वैल्यूज़ के लिए आपके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद बीच का जो ये हिस्सा था, यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ कर्व जो है -1 से बाहर निकल जाता है, इतना हिस्सा जो लाल कलर का मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द एनर्जी गैप। बेहतर तो ये होगा कि इसको हम पीला ही कर दें। अगर हम इसको पीला कह दें तो ये पीला है, और ये जो पीला है एग्जैक्टली यही पीला है, यही है। ये जो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में डिसकंटिन्यूटी दिख रही है वो है ये डिसकंटिन्यूटी। और जितना ये हरा वाला हिस्सा दिख रहा है जो अलाउड है, वो ये वाला हिस्सा है। मतलब यहाँ से देखो इतना वाला हिस्सा जो है जो अलाउड सोल्यूशन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कर्व, वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कर्व, तो ये अलाउड हिस्सा है, तो अलाउड इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर आप आओगे फिर से, तो यहाँ पर फिर आपको एक गैप मिल रहा है, ये एक फिर से गैप है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन +1 से ऊपर निकल जा रहा है। ये जो हिस्सा है ये एग्जैक्टली यही हिस्सा है, एग्जैक्टली ये हिस्सा है। और जो इतना वाला हिस्सा है जो ये अलाउड वाला है, ये अलाउड वाला जो हिस्सा है वो इस हिस्से से बिलोंग हो रहा है, ये है अलाउड वाला हिस्सा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉनिंग-पेनी मॉडल जो कि लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में है आपके, तो कॉनिंग-पेनी मॉडल में जैसे जैसे वो अलग तरीके से हमने दिखाए थे कि यहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, इस पूरे डिस्पर्सन कर्व से भी हम वैसी चीज़ें देख पा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, एक्चुअल में वो डिसकंटिन्यूटी एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इट इज़ जस्ट अनदर मैथड, इट इज़ जस्ट अनदर मैथड टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग।
तो ये जो पूरा मेथड है इसमें हम दिखाते हैं कि आपके ये जो अलग अलग हिस्से हैं, पाई बाई ए है, 2 पाई बाई ए है, ये जो अलग अलग हिस्से हैं, इन अलग अलग हिस्सों में जैसे यहाँ पर इतनी अलाउड हो रही एनर्जी वैल्यू, फिर सर्टेन पे नहीं है, फिर हो रही है, फिर नहीं है, तो इसलिए इसको हम जोन कहते हैं, हम इसको जोन कहते हैं। एक चीज़ और है, जोन क्यों कहते हैं? जोन देखो बच्चों ऐसा होता है कि ये जब हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब हम इस सब चीज़ की स्टडी करते हैं तो ये जो 1/a डायमेंशन है, जैसे a तो कोई डिस्टेंस होगा, उसका 1/a जो होता है इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो एक ऐसा स्पेस हम सॉलिड स्टेट में मानते हैं जिसको रेसिप्रोकल स्पेस कहा जाता है। रेसिप्रोकल स्पेस में सारी डिस्टेंसेस पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए उनके इंटीजर मल्टीपल में ली जाती हैं, जो असल में एक फूरिये स्पेस होता है। अगर कभी आगे फूरिये ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो वहाँ पर जो फूरिये स्पेस होता है वो सॉलिड स्टेट का रेसिप्रोकल स्पेस होता है। उस फूरिये स्पेस में हम कुछ रीजन डिफाइन करते हैं कि भाई इस फूरिये स्पेस में इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक की वैल्यू, मतलब पाई बाई ए की एक वैल्यू से लेके पाई बाई ए की दूसरी वैल्यू तक का जो रीजन है ये है, इसको कहते हैं बिलियर जोन। तो इसको बिलियर जोन कहते हैं। तो एक बिलवा जोन ये हो गया, फिर ये दूसरा बिलवा जोन हो गया, ये तीसरा बिलवा जोन हो गया, फिर तीसरा बिलवा जोन हो गया, ये भी तीसरा बिलवा जोन हो गया। तो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में रेसिप्रोकल स्पेस की जो एनालिसिस होते हैं वो डिफरेंट बिलियर जोन्स में बांट के करते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि फर्स्ट बिलियर जोन में जो कुछ भी एनालिसिस होगी वही बाकी के बिलियर जोन में भी रिपीट होती है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से इस जगह पे देखो तो इतना जो एनालिसिस है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट बिलियर जोन, दिस इज द फर्स्ट बिलियर जोन। एंड ये वाला हिस्सा जो है ये वाला इधर, और जो ये हिस्सा है इधर, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड बिलियर जोन। तो फर्स्ट बिलियर जोन, सेकेंड बिलियर जोन, ऐसे थर्ड बिलियर जोन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो हमारे एनर्जी के फॉर्मूले हैं, जो एनर्जी के कर्व हैं, वो फर्स्ट बिलियर जोन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब पूरे बिलियर जोन्स में एक्सटेंड कर रहे हैं, फैले हुए हैं। सो दिस होल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड जोन स्कीम। एक्सटेंडेड क्यों? क्योंकि जोन का कुछ आइडिया अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जोन इसलिए क्योंकि ये रेसिप्रोकल स्पेस की एनालिसिस सॉलिड स्टेट की भाषा में ये डिफरेंट रेसिप्रोकल के बिलियर जोन में है। तो बिलियर जोन से वो जोन वर्ड आ गया। एक्सटेंडेड क्यों है? क्योंकि पूरे का पूरा डायग्राम फैला हुआ है इस पूरे सभी तरह के बिलियर जोन में जो कि यहाँ पर हो सकते हैं। तो दिस स्कीम इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड जोन स्कीम फॉर रिप्रेजेंटिंग द ये जो गैप है, एनर्जी गैप और अलाउड गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो इस तरह से ये हम बनाते हैं। उसके बाद फिर अब हमारी बारी आती है अगली, हम पीरियोडिक जोन के बारे में बात करें। पीरियोडिक जोन कैसे बनते हैं? तो देख लीजिए पीरियोडिक जोन कैसे बनते हैं। अब हम इसको हटा देते हैं, ये तो जस्ट सिमिलरिटी दिखाने के लिए था। इसको मैं साफ कर देता हूं। ओके, तो अब हमें समझना है पीरियोडिक बिलियर जोन की कैसे उसकी आइडिया हमारे सामने आया। पीरियोडिक जोन स्कीम, हम पीरियोडिक जोन स्कीम में अपने बैंड को बनता हुआ दिखाते हैं। देखो जब हम लोग क्रॉनिक-पेनी मॉडल पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट देखते हो, जब आप P को 0 मान लेते हो तो आपके पास कंडीशन आता है cos अल्फ़ा A इक्वल टू cos KA। तो आपके पास एक ऐसा स्कीम आता है cos अल्फ़ा A इक्वल टू cos KA। आपको मालूम है कि अल्फ़ा तो एक पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हर 2 पाई वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे cos 0 0 है, cos 0 1 है, फिर cos 90 0 है, फिर cos 180 1 है, फिर cos 360 फिर 1 हो जाता है। तो 0 पर 1 हुआ cos और फिर 360 पर 1 होता है। तो अगर हम cos की पूरी साइकिल देखें तो cos की वैल्यू एक साइकिल पूरा करके अपने आप को रिपीट करती है। तो यानी कि cos अल्फ़ा ए पे जो वैल्यू है वही वैल्यू cos A प्लस 2 पाई टाइम, या फिर ऐसे लिखो जो वैल्यू cos है वो 2 पाई टाइम A पे भी वही होगी। जितनी वैल्यू K पे है उतनी ही 2 पाई टाइम पर भी वही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। या हम कह सकते हैं और अल्फ़ा, अगर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या,
कॉस के ए, हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ऐसा कहेंगे जितना वैल्यू कॉस के ए है उतनी ही वैल्यू कॉस 2n पाई कह दें, 2n पाई पे होगी। n की वैल्यू से 1 है तो कॉस के ए की वैल्यू, फिर उसके बाद फिर 1 की वैल्यू 1 हुई तो 2 पाई पे वही होगी, फिर n की वैल्यू 2 हुई तो 4 पाई पे वही होगी, n की वैल्यू 3 हुई तो 6 पाई पे वही होगी। तो इस तरह से वो वैल्यू आपके पास आएंगी। तो कॉस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू आ जाएगा के ए प्लस 2n पाई। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगा। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर हम कह रहे हैं कॉस थीटा, ये कॉस की एक वैल्यू है, ये कॉस की दूसरी वैल्यू है, यही कंडीशन फिर से 2 पाई बाद फिर रिपीट होगी। तो आपने इस वैल्यू में के ए पे 2 पाई जोड़ दिया। अब 2 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ भी आप जोड़ सकते हो इस तरह से। तो आपने वहाँ एक n भी जोड़ दिया। n की वैल्यू 1 होने का मतलब 2 पाई जोड़ रहे हो, n की वैल्यू 2 होने का मतलब 4 पाई जोड़ रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू के प्लस 2 पाई बाई ए टाइम n, ये एक हमने कंडीशन यहाँ पर देखी। तो ये दिखा रहा है कि जो जैसे अल्फ़ा की अल्फ़ा मतलब क्या है, अल्फ़ा इज समथिंग अंडर रूट 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, एनर्जी। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो अल्फ़ा मिलेगी वही वैसा ही फिर से बिहेवियर 2 पाई बाई ए पीरियड पर भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप कहोगे कि इसका मतलब ये है कि हम कोई फिक्स ओरिजिन नहीं बना सकते। हम जब अपना ईके डायग्राम प्लॉट करेंगे तो हम कोई एक फिक्स ओरिजिन नहीं रख सकते हैं। अगर हमने कोई ओरिजिन लिया तो वैसा बिहेवियर 2 पाई बाई ए टाइम पे फिर दिखाई पड़ेगा, फिर वैसा बिहेवियर अगले 2 पाई बाई ए टाइम पे दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमने किसी के वैल्यू पर, कोई भी के वैल्यू है, जरूरी नहीं कि 0 हो, कोई भी के वैल्यू है, इस के वैल्यू पर हमने अपना कर्व बनाया। फ्री पार्टिकल के लिए कर्व कैसा होगा, E इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, ये होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो कर्व है वो ऐसा बनेगा। गड़बड़ हो गई, सेंटर थोड़ा सा डिसेंटर हो गया, ऐसा बनेगा, है ना। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से यही चीज़ फिर 2 पाई बाई ए के बाद फिर से रिपीट होगी। यानी कि आप ऐसा ही बिहेवियर फिर पाओगे अगर आप अपना ओरिजिन जितनी वैल्यू के है उससे 2 पाई शिफ्ट कर दो। तो यानी कि यहाँ पर आपका एक और कर्व वैसा ही, बिल्कुल वैसा हम शक्ल कर्व यहाँ फिर बन सकता है। फिर इसके बाद 2 पाई पे चले जाओ, मान लो ये, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 4 पाई बाई ए टाइम पहुँच गए हो। तो लेकिन यहाँ पर होगा तो फिर से एक और यहाँ पर आपका कर्व ऐसे बन सकता है। और ये चीज़ इधर भी है, वो प्लस माइनस के लिए, ये जो वैल्यू है ये प्लस माइनस के लिए सही होती है। तो इसका मतलब है कि -2 पाई बाई ए पे जाओगे तो फिर से आपका जो ग्राफ है, मैं इसको थोड़ा दूसरे रंग से बना देता हूँ। तो ये आपका ऐसा कर्व हो गया और ये ऐसा कर्व हो गया। फिर आपने -4 पाई बाई ए टाइम पे आए तो आपके पास ये ऐसा कर्व हो गया और ये ऐसा कर्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि कोई एक यूनिक ओरिजिन चूज करने का हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। 2 पाई बाई ए पर एक पीरियोडिसिटी है। अब ए क्या है, ए तो जो आपने लैटिस में जो एटमों के बीच की दूरी ले रखी, लैटिस मतलब जो आयनों की श्रृंखला ले रखी है, जिसको माना है सेमीकंडक्टर जैसे मिलके बना है मटेरियल, उसके बीच की दूरी है ए, एटमों के बीच की दूरी, इसको लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो है ये पूरा हम इसको फैला सकते हैं पूरे रीजन में। हम ऐसे ही 6 पाई 8 पाई ऐसे ही -6 पाई 8 पाई फैला सकते हैं, कोई यूनिक चॉइस नहीं है। अब हम इसमें, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए था, अब इसमें हम नियर फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन लगा दें, जो कि इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यानी जो एक्सटेंडेड जोन स्कीम वाली बात है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो उसको अप्लाई करने का मतलब ये होता है बच्चों, अब इसको कैसे दिखाएं, इसका मतलब ये होता है कि 2 पाई, इसके बीच में भी एक जगह यहाँ आती है ना पाई पे, वो पाई पे कट करता है, वो यहाँ पे ऐसे पाई पे कट करता है। तो इसके हिसाब से आप इसको ऐसे हल्का सा करोगे, फिर इसको ऐसा कर दोगे, फिर वैसे ही चीज़ यहाँ पर भी होगा, इसको भी कट करोगे। तो अब मैं बना देता हूँ उसको, अब मैं उसको बना देता हूँ।
और जैसे हम ऐसा करेंगे तो हम क्या पा जाएंगे, हम यहाँ पर, हम इस जगह पर एक पूरा पीरियोडिक जोन स्कीम पा जाएंगे। देखिए कैसे बनता है। तो ये आपके पास कोई वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू है पाई बाई ए, और ये वैल्यू है पाई बाई ए माइनस, ये पाई बाई ए असल में ये पूरा 2 पाई बाई ए ही है, फर्स्ट बिलियर्ड जोन यही है। और आपने यहाँ पर ऐसे बनाया है, ऐसे किया, फिर उसके बाद एक और ये है 2 पाई बाई ए, फिर आपका यहाँ पर ग्राफ ऐसे गया, फिर है 3 पाई बाई ए, यहाँ पे ग्राफ ऐसे गया, फिर है आपका 4 पाई बाई ए, फिर यहाँ पे ग्राफ थोड़ा ज़्यादा गैप के साथ, इसका गैप कम, थोड़ा ज़्यादा और ऐसे गया, मान लो ऐसे गया। ऐसे ही आपने इधर बनाया, तो अगर आप यहाँ से बनाओगे, यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाई ए, यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई ए, यहाँ हो जाएगा 4 पाई बाई ए। दिस इज दिस, ठीक है। फिर इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से देखोगे यहाँ तक ले जाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये आगे हो जाएगा यहाँ पर। ये तो तब जब आपने इसकी चॉइस इस के वैल्यू पे रखी थी। अगर आप इसकी चॉइस यहाँ रखो तो आपको ऐसा ही ग्राफ बनाना है। अब ये चॉइस है तो इसके इधर पाई बाई ए, इसके इधर 3 पाई बाई ए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे। ये इसका बन गया, और इसके लिए बनेगा इसी चीज़ को मेंटेन करते हुए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ के बाद ऐसे। अब ऐसे एक लाइन और यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें 5 पाई बाई ए, और इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अगर आप इसके इधर आओगे, यहाँ बनाओगे, तो ऐसे ही बनाओ, तो ये ऐसे बनेगा इधर, और ऐसे बनेगा इधर, फिर यहाँ से बनेगा इधर, और फिर यहाँ से बनेगा इधर। अगर आप ऐसे एक और लाइन इधर खींच दो, ठीक है। फिर आप क्या करो, अब आप यहाँ पे चूज कर लो, अब आप 4 पाई पे चूज कर लो, तो 4 पाई पे बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, यहाँ से बनेगा ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से बनेगा ऐसे, रेड का ही बन रहा है ऐसे। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर पाई हो गया 2 पाई 4 पाई बनाओगे तो यहाँ बनेगा ऐसे, फिर यहाँ बनेगा ऐसे, और फिर यहाँ बनेगा ऐसे, और एक कहीं भूल गया, हाँ ये वाला, ये हरा वाला, ये वाला, ये बनेगा ऐसे, और फिर यहाँ से बनेगा ऐसे, ठीक है। आई थिंक बन गए सारे। ऐसे अगर आपको कहीं कंप्लीट इनकम्प्लीट सा दिख रहा है तो इस तरह से आपके पास बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा ना फैलाऊँ इसको, अगर हम इसको हटा दें, मेरे ख्याल से स्कीम आप समझ गए होंगे, ऐसे हटा दे इधर और इधर हटा दे, तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक, अब जैसे इस पूरे के की वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन ख़ास बात देख रहे हो कि यहाँ पर भी एक गैप जो है वो मौजूद है, ये गैप मौजूद है, दिस इज़ द बैंड गैप। ये जो गैप है ये पूरे का पूरा गैप मौजूद है। ऐसे ही ये गैप, अब ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट ये गैप यहाँ भी मौजूद, दिस इज़ ऑल्सो द बैंड गैप। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास आगे भी डायग्राम बनेगा, यहाँ पर भी गैप मौजूद है। तो ये एक पीरियोडिकली पूरा वेरिएशन है जो यहाँ से पूरा आप देख रहे हो के साथ। और इस तरह की स्कीम को
हम पीरियोडिक जोन स्कीम कहते हैं। तो पीरियोडिक जोन स्कीम किस बात को यूटिलाइज करता है? ये क्या कहता है कि जो के की वैल्यू है इट इज़ नॉट यूनिकली डिफाइंड। आपके पास के मतलब अल्फ़ा की वैल्यू किसी पर्टिकुलर के पे यूनिकली डिफाइंड नहीं है। 2π/a के पीरियड के साथ में ये सारा कुछ हो रहा है। तो अगर आप उस पीरियड को 2π/a के पीरियड को अगर आप अपने फॉर्मूलेशन में रखोगे तो आपके पास वो जो एक्सटेंडेड जोन स्कीम थी उसमें जब सब कुछ समाहित हो जाएगा देन यू गेट दिस टाइप ऑफ पीरियोडिक जोन स्कीम। दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द थिंग बाय इंक्लूडिंग वन मोर कॉन्सेप्ट। 2π/a का कॉन्सेप्ट यूज करके ये ऐसा बना सकते हैं। अगेन अब इसमें अगर आपके सवाल है कि सर फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके फ़ायदा क्या हुआ, तो अगेन मैं कहूँ बच्चों हम लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का एक बहुत ही सुनहला हिस्सा है जिसको कि बहुत ही अप्रॉक्सीमेट करके पढ़ रहे हैं। जब आप इस जोन स्कीम तक पहुँचते हैं तो इसके दौरान जो मैथमेटिक्स मिलती है, जो ओवरलैप रीजन में बैंड गैप बनने की बात बताती है, वो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग श्रोडिंगर की इक्वेशन के पर्टर्बेशन थ्योरी की सक्सेस को नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बस हम ये निकाल रहे हैं कि आखिर में रिजल्ट क्या आया उसको हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कभी ईश्वर ने आपको मौका दिया और कभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स को इस तरह से पढ़ने का मौका मिले तब आप देखोगे कि ये फिगर पाना अपने आप में कई थ्योरीज़ का, कई अजम्पशन का सक्सेस था। तब जाकर के ये जो पीरियोडिक मॉडल है वो हमारे सामने मिलके आया था। तो मतलब बहुत कहानी है, बहुत सक्सेस है, बड़ी लोगों की ज़िंदगी की रिसर्च है जो कि इस डायग्राम में निपट गई, बन गया। लोग बहुत उसके लिए मतलब अप्रिशिएट भी किए गए। बट वी आर जस्ट फोकसिंग द जो उसका जिस्ट है, जो उसकी बेसिक है, उसी को हम लोग खाली पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग ने खाली इतना पढ़ा है। तो दिस इज द पीरियोडिक जोन स्कीम। अब हम बात करते हैं रिड्यूस्ड जोन स्कीम की। ओके, नाउ वी नीड टू डिस्कस द रिड्यूस्ड जोन स्कीम। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूस्ड जोन स्कीम? लेट मी चेक, लेक्चर रिकॉर्ड हो तो रहा है या? ओके, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है रिड्यूस्ड जोन स्कीम, तो रिड्यूस्ड जोन स्कीम के लिए एक बार हमें फिर से अपना जो एक्सटेंडेड जोन स्कीम है उसका उल्टा है, एक तरह से कह सकते हो, वो बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं। ओके, ये हमारी वैल्यू है π/a, π/a, 2π/a, 3π/a, -2π/a, -3π/a। यहाँ से आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है, यहाँ से फिर यहाँ से कुछ ऐसा आ जाता है, फिर यहाँ से कुछ ऐसा आ जाता है, और आप देखते हो ये गैप जो होता है बढ़ता जाता है। ये जो हम वीक पोटेंशियल मान रहे हैं उसकी 1 वैल्यू टाइम होता है, ये 2 टाइम होता है, फिर आगे 3 टाइम, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। मैंने आपसे बताया था कि ये जो पूरा रीजन है इसे कहते हैं फर्स्ट बिल्वा जोन। दिस इज द फर्स्ट बिल्वा जोन। बिल्वा जोन की थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो फर्स्ट बिलियर जोन में जो कुछ भी डायनेमिक्स, जो कुछ भी स्टडी हम लोग करते हैं उसी चीज़ का रिपीटिशन होता है बाकी की जोन में। मतलब जो जैसी एनालिसिस फर्स्ट बिल्वा जोन में जो फिजिकल बिहेवियर दिख रहा है वही सेकेंड में होगा, वही थर्ड में होगा, वही सेकेंड में होगा, वही थर्ड में होगा। तो अगर आप सारी स्टडी को एक ही जगह पर फोल्ड करके ले आओ, एक ही जगह फर्स्ट बिलियर जोन में स्टडी करके ले आओ, तो आप ये जितना फैला हुआ देख रहे हो इसको एक ही जगह पे डिस्कस कर सकते हो। तो एक तरह से हमको ग्राफ पेपर को मतलब ग्राफ पेपर के खर्च को कम करने का एक तरीका हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, इन सब चीज़ों को हम इसी में ही ले आते हैं। तो जहाँ ये वैल्यू है इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं 2π टाइम। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू है, ये है πa, ये है 2π। जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि 2πa का रिपीटिशन होता है, तो अगर ये πa है, 2π है, तो ये पूरा रीजन πa है। इस रीजन को हम इस पे जो k वैल्यू है उस k वैल्यू को 2π/a टाइम शिफ्ट कर देंगे तो भी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये जितना हिस्सा है इसको 2πa टाइम शिफ्ट कर दो। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये चीज़ जो है ये πa और फिर ये πa यहाँ आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटा दें बनाने के हिसाब से,
इसको हम यहाँ बना दें ऐसे ही, वही चीज़ बिल्कुल यहाँ बना दें। ऐसे ही जो ये हिस्सा है इसको 2 पाई टाइम कर दो, तो जब इसको करोगे तो यहाँ जाएगा, यानी ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ बन जाएगा। अच्छा, इसको जो है इसको हम पाई 2 पाई कर दें तो ये पूरा यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे देख के बना लेना, ऐसे हो जाएगा। ऐसे इसको हम 2 पाई शिफ्ट कर लें तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। और यही काम आपको ऊपर भी करते रहना है। तो ये जितनी सारा फैला करके जो आपने सारे बिल्वर जोनों में फैला दिया है, इसको हटाओ, ये सब हटाओ, और ये सब 2 पाई बाई ए कहाँ से आया? ये 2 पाई बाई ए का लॉजिक है। इस लॉजिक से आप केवल फर्स्ट बिल्वर जोन में ही, जैसे द फर्स्ट बिल्वर जोन, इसी फर्स्ट बिल्वर जोन में ही आप ये सारी एनालिसिस करके रख देते हो। सो दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द होल बैंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखो, यहाँ एक बैंड गैप दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, यहाँ भी बैंड गैप दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही काम का है। यहाँ पर आप देखो, मान लो ये वाली जो एनर्जी है ये फ्री, मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करे जो कंडक्शन में है, और ये जो है अगर ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो है ये इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है सेमीकंडक्टर में कि ये स्टडी करना कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कंडक्शन में चले गए। तो इसीलिए हम आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, आगे आने वाले समय में हम केवल इतने बैंड डायग्राम की स्टडी करेंगे, इतना और ये, इसको भी हटा दो, इस लाइन वाइन। तो आप अगर पढ़ रहे होंगे अभी, तो आपने किताबें या आपके प्रोफेसर्स के जो लेक्चर हो रहे होंगे उसमें आप ये बुकों में आप देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पर कंडक्शन बैंड को एक अपर पैराबोला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वैलेंस बैंड को एक पैराबोला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हम एक आइडिया की बात कर रहे हैं और इनके बीच का बैंड गैप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग बहुत ही फेमसली जो लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कि एक वैलेंस बैंड के लिए एक इन्वर्स पैराबोला, मतलब वो अभी हम लोग बात करेंगे, एक इन्वर्स पैराबोला कर दिया, एक ये पैराबोला कर दिया, ये कर दिया कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? एक तरह से आप कह सकते हो रिड्यूस जोन स्कीम जो होती है उसने हमें इस रिप्रेजेंटेशन का तरीका सिखाया है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग आज 3 तरह के जोन स्कीम सीख चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप है और लॉजिकल है। किताबें इसको बहुत अच्छे से पता नहीं क्यों नहीं डिस्कस करती, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है, बस ये है कि जितना है उसी को लॉजिकली समझने वाला ये है, तो इसलिए शायद इसको इतना नहीं रहता है। बट दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बैंड डायग्राम के बारे में, और बैंड डायग्राम कैसे इनसे हम बना सकते हैं और फिर कैसे उनका बैंड गैप करते हैं, फिर फर्मी एनर्जी और फिर वो सारी बातें हैं जो हैं उनको हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।